Good morning, students. We are doing chapter number 1, that is matter in our surrounding. Okay, we have discussed in previous lecture, that is effect of change of temperature. How the change of temperature will affect the states of matter. हमने ये सीखा था कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज हो जाते हैं. जैसे हमने सीखा था सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है विद हीटिंग. ठीक है, हमने देखा था कि जब हम हीटिंग करते हैं तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड. ठीक है, हीट करा हमने, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, देन फर्दर हीटिंग से हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सॉलिड में हमने आइस का एग्जांपल लिया था, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया था और वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो गया था. तो ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था. ठीक है, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. उससे पहले आपकी बुक में एक टर्म है दैट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा मैंने सब्लिमेशन का क्या बताया था. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है बेटा, देखो जब भी कोई स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस. मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस स्टेट में, विदाउट कन्वर्टिंग इन लिक्विड. मतलब बिना लिक्विड स्टेट में आए किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में. मैंने क्या कहा, जब भी कोई सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस स्टेट में, तो दिस इज प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. ठीक है, इसका अपोजिट भी होता है. अगर गैस में कोई सब्सटेंस है, गैस में कोई मैटर है और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में स्टेट में आए. अभी तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि सॉलिड से लिक्विड में गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, बट अभी मैं बता रही हूँ आपको कि सॉलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में, या फिर गैस से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में. दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सब्लिमेशन का आपके पास बुक में एक एग्जाम्पल है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. क्या है आपके पास एग्जाम्पल, आपको एक चाइना डिश में क्या लेना है, आपको अमोनियम क्लोराइड सॉलिड लेना है. ठीक है, क्या लेना है आपको, दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4Cl. अमोनियम क्लोराइड लिया है आपने, चाइना डिश है ये चाइना डिश है आपके पास. एक्टिविटी गिवन है आपकी बुक में. चाइना डिश में अब आपने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड. इस अमोनियम क्लोराइड को आपको फनल की हेल्प से इस तरीके से उल्टा करके आपको क्या रख देना है, फनल रख देना है, और उस फनल के ऊपर ना कॉटन से इसको कवर कर देना है. मतलब उसकी जो नोजल है ना, इस तरीके का होता है फनल, इसको यहाँ से आपको कॉटन से कवर कर देना है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से बर्नर को, ये बर्नर है, यहाँ से आपको हीट प्रोवाइड करनी है. दिस इज बर्नर, और बर्नर से आपको क्या करना है, फ्लेम लेना है. फ्लेम को ऑन करोगे, ये फ्लेम ऑन हो जाएगी तो हीट बाहर आएगी. जब हीट बाहर आएगी तो ये जो अमोनियम क्लोराइड आपने चाइना डिश में लिया था ना, ये हीट होने लग जाएगा. और जैसे ही वो हीट होने लग जाएगा तो इसकी जो वेपर्स निकलेंगी ना, वो इस फनल के यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी. ठीक है, ये क्या है, वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. ठीक है, वेपर्स है किसकी, अमोनियम क्लोराइड की, जो कि फनल के इस वाले पार्ट पे इकट्ठी होती जा रही है. तो यहाँ पर आप देखो कि सॉलिड स्टेट में जो अमोनियम क्लोराइड था, अब वो किस स्टेट में आ गया, वो गैशियस स्टेट में, मतलब वेपर स्टेट में आ गया. तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसेस में. लेकिन ये लिक्विड में नहीं गया. मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ कि जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था वो पानी बना, फिर पानी के बाद वेपर बना, ऐसा नहीं हुआ. जो हमारा सॉलिड स्टेट में था वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, गैशियस स्टेट में, वेपर्स में. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. हमें आज यही पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि
स्टेट्स ऑफ मैटर पे प्रेशर का क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ठीक है, कैसे चेंज होता है। तो उसके लिए देखो, एक आपके पास एक्टिविटी दी गई है, या आप देख लो बुक में एग्जांपल दिया गया है इस तरीके से, ठीक है। ये एक सिलेंडर बनाया है मैंने, ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर में आपने यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है इस सिलेंडर में जो यहां तक फिल है। ए वाले पार्ट में ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स इन सिलेंडर, आ रहा है समझ में, ठीक है। बी वाले में, सी वाले में क्या होगा मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस सिलेंडर में यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक पिस्टन लगी हुई है, दिस इज अ पिस्टन। पिस्टन पता है सभी को, जैसे सिरिंज होती है ना जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, पीछे वाला जो पार्ट होता है ना जिसको ओपन करते हैं फिर पुश करते हैं, दैट इज पिस्टन। तो सिलेंडर में एक पिस्टन जो है कि इसको पुश करने के लिए रखा गया है, ठीक है। दिस इज पिस्टन, दिस इज द सिलेंडर, सिलेंडर में गैस भरी हुई है। तो गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो मैंने पार्टिकल्स को दूर दूर बनाया है, ठीक है। अब आप देखो, जब इस गैस के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी है ना, आप क्या कर रहे हो, इस पिस्टन की हेल्प से उसको प्रेस कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, मतलब पिस्टन को पीछे से पुश कर रहे हो इस तरीके से। जैसे सपोज ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर यहाँ तक हाफ तक गैस भरी हुई है। अब ये जो पिस्टन है ना, आप इस तरीके से यहाँ से प्रेस करते 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 इस तरीके से इसको प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो। तो जब आप दबाओगे तो गैस के पार्टिकल्स पे स्पेस ज्यादा होता है, जैसा हमें दिख रहा है। जब आप प्रेस करोगे तो वो जो गैप है वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो सिलेंडर के अंदर गैस भरी थी वो यहाँ तक पहुंच जाएगी और पार्टिकल्स थोड़े पास पास आ जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब जो यहाँ तक फिल थी गैस, अब वो दबाने की वजह से थोड़ी और नीचे चली गई और स्पेस थोड़ा उनके बीच में क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और पिस्टन का जो डिस्टेंस है वो यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ तक था, दबाने के बाद वो थोड़ा और क्लोज आ गया और जो पार्टिकल्स है वो और ज्यादा क्लोज हो गए और गैस नीचे चली गई, ठीक है, दबा दी गैस को। अब थर्ड वाले फिगर में देखो, जब पिस्टन को आप प्रेस कर रहे हो तो कंटिन्यूअसली प्रेस कर रहे हो, कंटिन्यूअसली प्रेस होने की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स है वो पास जाते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। तो जो तीसरा वाला डायग्राम है ना, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, क्लोज हो गए, मतलब स्पेस उनके बीच में बहुत ज्यादा कम हो गया। इतना ज्यादा वहां से पिस्टन ने उसको कंप्रेस कर दिया कि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, कंप्रेस हो गए और किस फॉर्म में हो गए, लिक्विड की फॉर्म में हो गए, लिक्विड फॉर्म में हो गए, मतलब लिक्विफाई हो गए। क्या हो गए, लिक्विफाई हो गए। जो गैसेस स्टेट थी वो लिक्विफाई हो गई, ठीक है। मतलब पिस्टन ने क्या किया, गैसेस के पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दिया और स्पेस कम हो गया। स्पेस कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई और गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। तो गैस क्या हो गई, गैस बिकम्स लिक्विफाई, ठीक है, गैस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई। तो प्रेशर लगाने की वजह से, प्रेशर हमने अप्लाई किया जिससे हमने गैस को क्या कर दिया, लिक्विफाई कर दिया। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, मतलब जो हमारा गैसियस स्टेट में था सब्सटेंस मैटर, जो हमारा गैसियस स्टेट में था वो किस स्टेट में आ गया, वो लिक्विड के स्टेट में आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा मेथड है जिससे आपकी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपकी बुक में है भी, आप देखना इंटेक्स क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं उसको लिक्विफाई करने का क्या मेथड है, तो मेथड क्या है, चेंज ऑफ प्रेशर। अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो इसके बाद एक टॉपिक है, एक न्यूमेरिकल पार्ट है छोटा सा, जिसमें आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या डिफरेंस है बेटा, देखो जो डिग्री सेल्सियस है ना
उसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 273 केल्विन। यस, वी आर डूइंग कन्वर्जन। मैं आपको कन्वर्जन के बारे में बता रही हूँ कि कन्वर्जन हमें किस तरीके से करना है। आपके बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो आप केल्विन में निकालिए, ठीक है। अगर केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में वो वैल्यू क्या होगी। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो रिलेशन है ना वो देखो क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो होती है वो 273 केल्विन के बराबर होती है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और उसकी वैल्यू केल्विन में कितनी होगी, तो कितनी होगी बेटा 273 केल्विन होगी, ठीक है। इसी का अपोजिट बोल देती हूँ मैं, 273 केल्विन टेम्परेचर है, उसको सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में बताओ तो क्या बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, देखो जब भी आपको बोल रही हूं मैं कि जब भी आपसे क्या पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस में अगर आपके पास वैल्यू है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आपके पास वैल्यू है और आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे। डिग्री सेल्सियस में आपके पास वैल्यू है, कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या कर दोगे 273 प्लस कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे, जो भी आपके पास वैल्यू है ना डिग्री सेल्सियस में उसको उसमें 273 प्लस कर दोगे। डिग्री सेल्सियस में सपोज आप एक क्वेश्चन करा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। 300 केल्विन आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैल्यू आपको दी गई है 300 केल्विन और कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें से क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 300 माइनस 273 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार और देख लो, हमारे पास वैल्यू थी 300 केल्विन। 300 केल्विन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि 273 माइनस कर दो। 273 माइनस कर दोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस आ गया, हमारी वैल्यू डिग्री में आ गई, ठीक है। इसी का उल्टा देखो बी में, अगर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस है वैल्यू और आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट इन केल्विन, कन्वर्ट इन केल्विन। तो आप क्या करोगे 273 प्लस कर दोगे, ठीक है। 27 प्लस 273, द आंसर विल बी 300 केल्विन। आई बात समझ में। जब भी हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, जब भी हमें कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में केल्विन से, तो हम 273 माइनस करेंगे, और जब भी हमें कन्वर्ट करना हो केल्विन में डिग्री सेल्सियस से, तो हम 273 प्लस करेंगे। दिस इज क्लियर, ओके। Yes, our next topic of chapter number 1, matter in our surrounding, is evaporation. This is our last topic, evaporation. ये वर्ड आपको बहुत ही फेमिलियर है, आप इसके बारे में जानते हो, ठीक है, कि इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन क्या होता है सभी को पता है कि जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं उसमें से क्या होता है, वेपर्स निकलता है। मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन। बट कभी आपने सोचा है कि बिना हीट करे, मतलब अगर हम उसको हीट एनर्जी ना प्रोवाइड करें, अगर हम वाटर को हीट एनर्जी ना प्रोवाइड करें, तो क्या फिर भी इवेपोरेशन होता है? आंसर इज यस। कैसे? देखो, आपने देखा होगा कि जब हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, जब आप छत पे कपड़े सुखाते हो तो आप गीले कपड़े एज इट इज डाल देते हो, ठीक है। कभी कभी हम पानी भी नहीं निचोड़ते हैं, हम डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर बहुत तेज धूप है या बहुत तेज हवा चल रही है तो हमारे कपड़े 1 से 2 घंटे में आसानी से सूख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी कहीं ना कहीं तो गया होगा ना, इवेपोरेट हुआ होगा, हमने उसमें कोई हीट नहीं दी, कोई एनर्जी नहीं दी, पानी कहाँ गया? तो
ये पानी कैसे इवेपोरेट हुआ, इसका मतलब ये है कि इवेपोरेशन बिना हीटिंग के भी पॉसिबल है, भले ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम हीटिंग देते हैं तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो फास्ट हो जाता है ना, फास्ट इवेपोरेट होता है। बट इवेपोरेशन स्लो प्रोसेस भी है, और ये हमें इस एग्जांपल से समझ में आता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं या जब हम सोचो फर्श में पोछा लगाते हैं, तो जब हम फैन चलाते हैं तो फटाफट से पोछा सूख जाता है, दिस इज ऑल्सो इवेपोरेशन, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लोर होता है उसके अंदर हीट होती है और वो हीट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फटाफट से सुखा देती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इवेपोरेशन आपको समझ में आया। तो इवेपोरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? लुक द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन। अभी हमने पढ़ा ना कि इवेपोरेशन हीटिंग के अलावा भी हो सकता है, होता है, ठीक है, बिना हीट करे, बिना टेम्परेचर इंक्रीज करे इवेपोरेशन होता है, स्लोली होता है, ठीक है। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर। यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान रखना, क्या लिखा है? एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि जब हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में तो हमने क्या देखा था कि वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है किस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट जो चेंज होता है लिक्विड से वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन हो, वेपर्स निकलेंगे वाटर में से, दैट विल बी नोन एज इवेपोरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। आई रिपीट दिस डेफिनेशन, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इवेपोरेशन पे, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? फर्स्ट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अभी मैंने बताया कि जैसे अगर आप पोछा लगा रहे हो, ठीक है, पोछे को अगर आप गीला करके एक सरफेस पे, सिर्फ एक सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे डाल दो तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। सपोज आपने इतने स्पेस में पोछे को रख दिया है, गीले पोछे को, तो उसको सरफेस पे सूखने में टाइम लगेगा, बट इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। बट अगर उसी पोछे को आप ज्यादा वाइड एरिया में फैला दो, ज्यादा वाइड एरिया में उसको रोटेट कर दो, तो पानी क्या होगा? ज्यादा एरिया में फैलेगा, ठीक है, इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा क्योंकि पानी कम हो जाएगा ना। तो अगर थोड़े से स्पेस पे बार बार करते रहोगे तो वो इवेपोरेशन में टाइम लेगा। बट अगर उसी पोछे को आप रोटेट कर दोगे वाइड एरिया में तो जल्दी से इवेपोरेशन हो जाएगा। तो सरफेस एरिया का क्या रोल है इवेपोरेशन में कि इंक्रीज कर देंगे अगर हम सरफेस एरिया तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर तो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सबको पता है कि अगर जैसे मौसम कभी बहुत ज्यादा चिपचिपा सा हो जाता है ना, मतलब हमारे एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। मौसम चिपचिपा कब होता है? जब हमारा ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाता है ना। तो अगर ह्यूमिडिटी कम होगी, अगर सपोज ह्यूमिडिटी को समझो, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। तो वाटर वेपर की क्वांटिटी बढ़ गई है तो इवेपोरेटिंग में टाइम लगेगा, यस और नो। ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर है, हमारा जो इवेपोरेशन हो रहा है उसमें भी वाटर वेपर्स निकलेंगे, तो वो वाटर वेपर जल्दी टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। बट अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे, एयर के जो वाटर वेपर्स है उसको कम कर देंगे, तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल अफेक्ट द इवेपोरेशन। मतलब अगर हम डिक्रीज कर देंगे ह्यूमिडिटी को तो हमारा इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब अभी मैंने बताया आपको, जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो हमारे जो कपड़े हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और अगर हवा नहीं चलती है तो टाइम लगता है थोड़ा सूखने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा की जो स्पीड होती है वो इतनी तेज होती है कि वो कपड़े के जो वेपर्स होते हैं, पानी जो निकलता है, वो उसको बहा के इवेपोरेट करके ले जाती है, ठीक है।
तो चारों ही कंडीशन में इवेपोरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो लास्ट टॉपिक इज हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है, ये पता है आपको। देखो आप सभी को पता है कि आप समर में क्या करते हो, कॉटन क्लोथ्स पहनते हो। ऐसा इसका रीजन पता है आपको कि कॉटन क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो हमें बॉडी को क्या करता है, ठंडक देता है। ऐसा ठंडक क्यों देता है, अब देखो आपके समर में क्या होता है, हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, पसीना निकलता है। वो स्वेट हमारा जो कॉटन का क्लोथ होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब वो वाटर जो हमारे स्वेट से निकलता है, मतलब स्वेट की जो निकलता है जो वाटर, वो एब्जॉर्ब हो जाता है किसके थ्रू, कॉटन क्लोथ्स के थ्रू। अगर हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे गर्मी में तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और कॉटन क्लोथ्स जल्दी वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी वजह से जो वाटर हमारी बॉडी से निकलता है एज इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, वो एब्जॉर्ब किया जाता है कॉटन क्लोथ की हेल्प से, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है, ठंडी रहती है। तो इवेपोरेशन जो होता है हमारी बॉडी का, वो ठंडा क्यों रखता है, क्योंकि जो क्लोथ्स हम पहनते हैं वो क्या करते हैं, क्लोथ्स उस हीट को, उस वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। दिस इज अ रीजन, ठीक है। सेकेंड वन इज वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आप देखो आपके पास एक ग्लास है, उस ग्लास में बहुत सारे आइस के वो है टुकड़े हैं, ठीक है। आइस के आपने बहुत सारे ब्लॉक्स ले रखे हैं एक ग्लास के अंदर। धीरे धीरे जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब बिना गर्म करे, ठीक है, बिना गर्म करे, आपने उसको हीटिंग नहीं दी है, आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि ग्लास के बाहर ना छोटे छोटे ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाते हैं आपको चारों तरफ, कि मतलब वेपर्स से दिखने लग जाते हैं ग्लास के सराउंडिंग में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इवेपोरेशन होता है, धीरे धीरे इवेपोरेशन होता है, वो जो आइस के जो ब्लॉक्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, गर्मी से मेल्ट हो रहे हैं, या जो रूम टेम्परेचर है उससे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में इवेपोरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लास का सराउंडिंग है वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे इकट्ठे हो रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ऑल टॉपिक्स वी हैव डन, दिस इज द आवर लास्ट टॉपिक, ओके। नाउ revise all the chapter, revise complete topic and read the chapter 1, 9, 10 you have to do, you have to learn, okay.